बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 7 यूनिट 6 लिटरेचर एंड पोइट्री। लिटरेचर एंड पोइट्री यूनिट 6 में जितनी भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ईटा टेस्ट की है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये नज़म किसने लिखा है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये नज़म रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अबाउट दी अथर, मुसन्निफ के बारे में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन 1874। ये पॉइंट्स ईटा एसएसटी जनरल के लिए अहम है, एसएसटी जनरल में ये आ सकते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was born in 1874 in अमेरिका। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये 1874 में अमेरिका में पैदा हुआ था। 1874 अमेरिका। He was a renowned mean मशहूर अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी का शायर था अमेरिकन। He is still known for his work on nature and natural beauty। वो किस किस्म के वर्क के लिए ज़्यादा पहचाना जाता है? नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी पर उसने काम किया है। नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी। वोकेबलरी, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैच द फॉलोइंग मीनिंग्स। एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट, इसको वुड्स कहते हैं। स्ट्रेंज, अजीब और अनयूजुअल, गैर मामूली, क्वियर। द मेन हाउस ऑन अ फार्म, usually where the farmer lives, farmhouse। A set of leather and metal pieces that is put around the body of a horse, इसको harness कहते हैं। Movement of the air, sweep। Covered in something very soft, downy। Text 6b, the black land, यहाँ से शुरू होता है नज़म। The black land किसने लिखा है? The black land। द ब्लैक लैंड जोसेफ वारेन बीच ने लिखा है। जोसेफ वारेन बीच। द ब्लैक लैंड, जोसेफ वारेन बीच। अबाउट द पोएट, जोसेफ वारेन बीच जनवरी 14, 1880 को पैदा हुआ था। अगस्त 13, 1957 को वफात हुआ था। वाज एन अमेरिकन पोएट। 1880 में पैदा हुआ था, 1957 में वफात हुआ था। अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, एजुकेटर, लिटरेरी स्कॉलर था जोसेफ बीच। बीच was the author of a number of works of poetry, literary criticism, and fiction. He was one of the first academic scholars to work on literary figures and his quality work. Vocabulary, read the poem The Black Land and answer by choosing the correct option in the following questions. In the poem, what is the best synonym for heaving is used to describe the land? Heaving के लिए बेस्ट सिनोनिम कौन सा है? सर्जिंग, बल्टी हुई। हीविंग, बल्टी हुई, सर्जिंग। What does the term clings mean in the line? The black earth embraces my ankles and clings to my bent knees। तो clings मतलब है sticks to, चिपक जाना, चीज के साथ चिपक जाना। clings का मतलब है चिपक जाना। In the context of the poem, what is the most appropriate definition of scatter? In the line, I will sow down this field scattering gems। तो scatter का मतलब है to disperse और distribute loosely, ढीली तरीके से मुंतशिर या तकसीम करने को scattering कहते हैं। scatter। Which word best describes the way pearls stream off the speaker's neck and forehead in the poem? Drip।
विच वर्ड, कौन सा लफ्ज़ बेस्ट डिस्क्राइब, अच्छी तरीके से बयान करता है, द वे, तरीका, पर्ल्स, जिस तरीके से पर्ल स्ट्रीम ऑफ बहती है स्पीकर नेक्स्ट, स्पीकर के कंधे से, एंड फोरहेड और पिशानी से नज़र में, तो उसको ड्रेपिंग कहते हैं। ड्रेप मीन बहना। What does the word ultimate imply in the phrase eyes straight forward rest on a brightening ultimate slope? Ultimate का मतलब है final, हतमी। What is the meaning of the word keel in the line cleaving the water with an eager keel? तो keel का मतलब है a part of a boat's hull that keeps it steady in the water. A part एक हिस्सा of a boat's hull, बोट्स के उल्का, दैट कीप स्टडी इन द वाटर, जो इसको स्टडी रखता है। स्टडी मीन खड़ा रखना, इन द वाटर पानी में बरकरार रखना, इसको कील कहते हैं, कील। इन द पोएम व्हेन द स्पीकर टॉक्स अबाउट स्कैटरिंग एमरल्ड्स, व्हाट इज द स्पीकर एक्चुअली डूइंग विद द एमरल्ड्स? थ्रोइंग देम इन वेरियस डायरेक्शंस, उनको फेंकता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में, मुख्तलिफ अतराफ में। यूज ऑफ लैंग्वेज, for each line of the poem, identify the grammatical concept being used, prepositional phrase, adverbial clause, or compound sentence, and choose the correct form to describe it. I will plough the land, turning off the black soil. तो यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है। I will plough the land, plough the land, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टर्निंग ऑफ द ब्लैक साइल, और ये भी है। तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ये कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं। I have run a furrow straight across the ridges, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट है across the ridges। across the ridges ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ पर प्रीपोजिशन across आया है, cross the ridges। As I tread the loam, my feet sink deep, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, एडवर्बियल क्लॉज है। As I tread the loam, ये my feet sink deep, यहाँ पर as आया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, as I tread the loam, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। The black earth embraces my ankles and clings to my bent knees, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है। The black earth embraces my ankles और clings to my bent knees, ये भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड आया है। I sing as I go scattering emeralds, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई सिंग एज आई गो और स्कैटरिंग एमरल्ड्स। द विंड सिंग्स अपॉन माई लिप्स एंड पर्ल्स स्ट्रीम ऑफ माई नेक एंड फोरहेड, यहाँ पर भी कंपाउंड का सेंटेंस, यहाँ पर एंड आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। आई स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस्ट ऑन अ ब्राइटनिंग अल्टीमेट स्लोप, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑन अ ब्राइटनिंग अल्टीमेट स्लोप, ऑन आया है प्रीपोजिशन, ऑन अ ब्राइटनिंग अल्टीमेट स्लोप, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज, द पोएम यूटिलाइजेस सेवरल पोएटिक डिवाइसेस टू क्रिएट इमेजरी, एवोक इमोशंस एंड एनहेंस इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट, इस नज़म में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुई है इमेजरी पैदा करने के लिए, जज्बात को बेदार करने के लिए, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट असर को इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद करने के लिए, इसमें इजाफा करने के लिए। यहाँ पर सिमिली है। सिमिली क्या है? सिमिली बार बार हो चुका है, मेटाफर भी बार बार हो चुका है। A simile is a figure of speech that compares two things using the words like or as. सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच है, स्पीच का एक फिगर है, स्पीच मीन तकरीर, जो दो चीज़ों के दरमियान मुवाजिना करता है अल्फाज लाइक और एस को इस्तेमाल करने से। इसमें सिमिली में ये अल्फाज होंगे लाइक और एस। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड समथिंग बेटर बाय शोइंग अ सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ये हमें दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटी दिखाती है, मुशाबिहत। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन, तो यहाँ पर ये एज आया है, एज ब्राइट एज द सन इज अ सिमिली बिकॉज इट कंपेयर्स द ब्राइटनेस ऑफ हर स्माइल टू द ब्राइटनेस ऑफ द सन यूजिंग द वर्ड एज।
यहाँ पर स्माइल को ब्राइटनेस ऑफ द सन के साथ कंपेयर किया गया है। स्माइल, हंसी को कंपेयर किया गया है सूरज की रोशनी के साथ। मीटाफर, इस्तिआरा, सिमिली को तशबीह कहते हैं, मीटाफर इस्तिआरा। A metaphor is a figure of speech that directly says one thing as another to create a strong imaginative comparison. मीटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच है जो डायरेक्टली बराह रास्त कहता है कि एक चीज़ दूसरा है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तसव्वुराती मुवाजना पैदा करने के लिए। अनलाइक अ सिमिली, सिमिली से मुख्तलिफ। इट डजंट यूज लाइक और एज, इसमें लाइक और एज अल्फाज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यहाँ पर द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वर्ल्ड को स्टेज कहा गया है कि ये दुनिया एक स्टेज है। इज़ अ मीटाफर दैट इम्प्लाइज दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज वेयर पीपल प्ले देयर रोल्स, जहाँ पर लोग अपनी किरदारें अदा करते हैं। तो द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये मीटाफर है। पर्सनिफिकेशन, Personification is a figure of speech where human qualities or actions are given to non-human things or objects. Personification ये figure of speech है जहाँ पर इंसानी खसूसियात या अमाल दी जाती है। किस चीज़ को दी जाती है? non-human things, गैर इंसानी चीज़ों को या objects को इंसानी खसूसियात दी जाती है। It helps make descriptions more interesting and relatable. ये मदद करती है डिस्क्रिप्शंस को मज़ेदार बनाने में और रिलेटेबल, इसका ताल्लुक़ हो एक दूसरे के साथ, रिलेट हो। फॉर एग्जांपल, द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज, द विंड विस्पर, हवा ने सरगोशी की, थ्रू द ट्रीज, दरख्तों के साथ। तो यहाँ पर विंड, हवा, इसको इंसानी खसूसियत दी गई सरगोशी। सरगोशी करना ये इंसान का काम है, हवा का काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हवा को इंसान की खसूसियत दी गई, तो ये पर्सनिफिकेशन है। जब हम नॉन ह्यूमन थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को इंसानी खसूसियात देते हैं तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। बिकॉज इट गिव्स द विंड द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विस्परिंग, विस्परिंग इंसानी खसूसियत है, सरगोशी करना। Alliteration, alliteration is a literary device where the same consonant sound is repeated at the beginning of nearby words in a sentence. Alliteration ये literary device है जहाँ पर सेम, एक जैसे consonant आवाज़ रिपीट होती है, दोहराई जाती है। consonant sound, यहाँ पर consonant याद करना है, vowel sound नहीं है, consonant है। alliteration में consonant sound होता है, रिपीट होता है। at the beginning of nearby words, beginning शुरुआत में, अब nearby नज़दीक अल्फाज में, in a sentence एक जुमले में। For example, Sally sells seashells by the seashore. Sally sells seashells by the seashore. तो यहाँ पर एस रिपीट हुआ है, एस कॉन्सोनेंट साउंड। सेली में, सेल्स में, सीशेल्स बिगिनिंग इब्तिदा में और सीशोर के इब्तिदा में। Is an example of alliteration because it repeats the s sound at the beginning of several words. यहाँ पर ये alliteration हो गया। यहाँ से टेक्स्ट सेक्स सी शुरू होता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स। अ नावल इज़ अ बुक, नावल एक किताब होता है। दैट टेल्स अ मेड अप स्टोरी, जो बयान करता है अ मेड अप स्टोरी, बनाई गई कहानी। नावल बनाई गई कहानी होती है। अ स्टोरी दैट डिडंट हैपन इन रियल लाइफ इज़ आल्सो कॉल्ड फिक्शन, एक कहानी जो हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई नहीं होती, इसको फिक्शन, अफसाना भी कहते हैं। नावल्स आर लॉन्गर देन अ पिक्चर, नावल्स ये लंबे होते हैं एक पिक्चर बुक से। और अ शॉर्ट स्टोरी, दे आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, ये आमतौर पर चैप्टर्स में तकसीम होते हैं। एंड ईच चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, और हर चैप्टर क्वाइट लॉन्ग होता है, बिल्कुल लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। हर चैप्टर काफ़ी लंबा होता है नावल में। गुलिवर ट्रेवल्स ये सबक किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। जोनाथन स्विफ्ट 1667 में पैदा हुआ था, 1745 में वफात हुआ था। आयरिश अतर था जोनाथन स्विफ्ट, आयरिश मुसन्निफ। ही वॉज फेमस फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स ऑफ द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये गुलिवर ट्रेवल्स की वजह से मशहूर है, जो उसने 1726 में लिखी। इन अ टेल ऑफ अ टब 1704। He is known as one of the greatest prose writers in the history of English literature. English literature में ये सबसे greatest, सबसे बड़ा, one, एक of the greatest prose writers
तो जोनाथन स्विफ्ट कौन था? ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स था इंग्लिश लिटरेचर में। जोनाथन स्विफ्ट प्रोज राइटर, गुलिवर ट्रेवल और टेल ऑफ अ टब। टेल ऑफ अ टब किसने लिखा है? 1704 में ये जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट 1667 में पैदा हुआ था, 1667, और 1745 में वफात हुआ था। वोकेबलरी: change the underlined word in each of the sentences below with a word that has a similar meaning from the vocabulary bank. Find the contextual meaning of the word and write it in the box. Prosperous, खुशहाल, violent, पुरतशद्दुद, hazy, धुंधला, abated, कम, abated दोबारा है, reckon, शुमार किया, मतलब हिसाब किताब करना, reckon, stir, हलचल, हिलाना, astonishment, हैरत, roared, गिरजा यानी गिरजना, फ्राइट, खौफ, रेंच, खींचना, बैरल, बैरल, मैग्निफिसेंट, शानदार, एंशिएंट, कदीम। गुलिवर्स कम्स फ्रॉम अ साउंड फैमिली, तो साउंड का मतलब है प्रॉस्पेरस, खुशहाल, साउंड फैमिली, खुशहाल खानदान, साउंड फैमिली, खुशहाल खानदान, प्रॉस्पेरस। ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड मीन एंशिएंट, कदीम, with a pull, Ali regal free. Pull mean kinchao, wrench. Pull, wrench, kinchna. The sea is shouting. Shouting mean chiekhna, roaring, girajna. Shouting, roaring. Vague, dunla, hazy. Vague, dunla, hazy. Uncontrolled, beqabu, violent, tez. Estimated, reckon, शुमार करना, estimated, अंदाजा लगाना. Prison, jail, stir. Prison, stir. Stir इसको कहते हैं, जेल को stir भी कहते हैं, I think. Confusion, astonishment, fear, fright, खौफ. Bottles, barrels. Beautiful, खूबसूरत, magnificent, शानदार. Stop, कम करना, abated. Use of language. A pronoun is a word that stands in place of a noun. Pronoun ये एक लफ्ज़ होता है जो कि noun के जगह पर आता है. There are different types of pronouns. Pronouns की मुख्तलिफ अक़साम है. Personal pronouns are used in place of the person, place or thing that we are talking about. We can use personal pronouns as a subject and as an object of a sentence. पर्सनल प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. दियर फॉर्म चेंजेस टू इंडिकेट अ पर्सन, नंबर, जेंडर और केस. सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, शी, ही, इट, यू एंड दे. आई डिसाइडेड टू वर्क एज अ शिप्स डॉक्टर, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आई. ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस ये मी, यू दोनों में एक जैसे नहीं बदलता. हर, हिम, इट, यू और इट नहीं बदलते. अस, यू एंड देम. द शिप हिट अ रॉक इन द सी एंड इट बिगेन टू सिंक. पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस माइन, यूअर्स, हर्स, हिज, इट्स, आवर्स एंड दियर्स. द शिप वाज आवर्स, तो ये पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस आवर्स है. माइन, yours, hers, his, its, ours, theirs. Indefinite pronouns are those referring to one or more unspecified objects, beings or places. Indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जो हवाला देते हैं, जो इशारा करते हैं एक या ज़्यादा unspecified, जो ख़ास ना हो, object चीज़ें. beings इंसान और places या जगहों की तरफ. anyone कोई भी, somebody कोई शख्स, whichever जो भी हो, whoever, other, something, nobody याद करने हैं. anyone, somebody, whichever ये तो पहले हमें याद थे. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में anyone, somebody, जिसमें any, some ये अल्फाज होते हैं. तो यहाँ पर ये मज़ीद आ गए हैं whichever, whoever, other, something, nobody. ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर. everyone was drowned, everyone was drowned, everyone यहाँ पर one आ है, उसके आखिर में ज़्यादातर वन या बॉडी होगा.
इंडेफिनिट प्रोनाउंस किस तरह हम पहचानेंगे, इसके आखिर में वन या बॉडी ज़्यादातर होता है, विच एवर और हु एवर, अदर, समथिंग, नो बॉडी, समथिंग, और इसके आखिर में तंग भी आ सकता है। Reflexive pronouns are the pronouns preceded by the adverb, adjective, pronoun or noun to which they refer and ending in self or selves. Reflexive pronouns को ये self या self से ख़त्म होते हैं। Reflexive, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, Lemuel Gulliver couldn't blame himself. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक एमसीक्यू भी पिछले टेस्ट में आया था, सेल्फ आया था कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिसके आखिर में सेल्फ या सेल्फ्स होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं यूज्ड जो इस्तेमाल किए टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, जो इशारा करते हैं एक ख़ास चीज़ की तरफ एक जुमले में, दिस, दैट, दीज, दोज, और इसके बाद नाउन होगा, इसके बाद नाउन होना चाहिए, वरना ये दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो आपने ये देखना है कि इसके बाद नाउन आया है कि नहीं। दिस क्रिएचर वाज रियली अ टाइनी मैन, तो यहाँ पर क्रिएचर नाउन आया है, दिस क्रिएचर वाज रियली अ टाइनी मैन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज डिपेंड ऑन द सेंटेंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं जुमले में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे, जब इसके बाद फौरन नाउन होगा, जब इसके फौरन बाद नाउन होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अदरवाइज दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। रेसिप्रोकल pronouns are used when two or more people or things are doing the same action to each other. रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये इस्तेमाल किए जाते हैं जब दो या ज़्यादा लोग या चीज़ें काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं एक दूसरे के साथ। दे शो अ म्यूचुअल, ये बाहमी या रेसिप्रोकल ताल्लुक दिखाता है। द टू कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर, वन अदर। माहिन एंड आयशा ऑलवेज हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज which introduce a question, जो ये सवाल करता है। We can usually identify interrogative pronouns by the fact that they often appear at the beginning of question, ये question के इब्तिदा में होते हैं। Who, whom, whose, what, which, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द सेंटेंस। Who had tried to hurt me with their arrows, who had, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। Read the paragraph below, underline the pronoun and identify its types. यहाँ पर pronouns आए हैं they, them, me, he, my, I, him, who, they, I, ये pronoun है। Identify and write the type of pronoun used in the paragraph. तो यहाँ पर pronoun है they, he, I, ये subject pronoun है, me, them, him object, my possessive, who interrogative pronouns है। Fill in the blanks with the suitable pronouns. The emperor asked his government, his, तो यहाँ पर ये his आएगा, his government minister what to do with them, him, her, ये आ सकते हैं with them, what to do with them, him, her भी आ सकता है। They suggested that someone should teach me their language, यहाँ पर they के साथ और भी आ सकते हैं, they suggested, और प्रोनाउन भी हम लगा सकते हैं सूटेबल, मुनासिब, लेकिन यहाँ पर देम नहीं आ सकता है। देम सजेस्टेड दैट समवन शुड टीच मी, यहाँ पर मी की जगह आई नहीं आ सकता, टीच आई ऐसा हम नहीं कह सकते। I studied very hard and in about a month I could speak it. Then I told the emperor that I was tired of being a prisoner. I asked emperor to let me go. He said that he would consider my request. He asked me to be patient and he told me that he would treat me well. The emperor told me that he wanted his soldiers to search for weapons. I replied that I would show his men everything I had in my pockets.
The emperor thanked me, but he explained that the law was very clear. The search had to be carried out by the emperor's men themselves. He asked me to help the men carry out the search. तो यहाँ पर यूनिट 6 कंप्लीट हुआ। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ईटाटस के लिए वो हमने कवर की है सब के सब। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।